हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिटिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन, और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग कर लिया है, ऑडिटिंग इन इंडिया हम लोगों ने कर लिया है, ऑडिटिंग का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन पर हम लोगों ने बात कर लिया है। फिर बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने कर लिया है, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच क्या डिफरेंस है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और लास्ट हमारा टॉपिक हुआ है अभी तक का इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच का डिफरेंस। आज हम लोग करीब 3 टॉपिक करने वाले हैं, 3 बड़ा ही वाइड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा होगा क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर के क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट, यानी ऑडिटिंग करने का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट क्या है। और तीसरा हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एरर्स एंड फ्रॉड, यानी एरर्स क्या है और फ्रॉड क्या है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा एरर्स और फ्रॉड पर, यानी एरर्स जो होते हैं यानी अशुद्धियाँ, गलतियाँ, जो 4 तरह के एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स कॉम्पनसेटिंग एरर, और चौथा होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इस 4 पर चर्चा करेंगे। फ्रॉड, फ्रॉड में फिर हम लोग चर्चा करेंगे फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, गबन, हेरा फेरी। फ्रॉड में 2 तरह के फ्रॉड होते हैं, एक तो होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, दूसरा होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इन सब पर हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, यानी ऑडिटर का क्या क्वालिटीज़ है, गुण उसके क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऑडिटर्स मस्ट बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कहता है कि ऑडिटर को जरूर, मस्ट कहता है, जरूर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के बिना किसी भी पब्लिक कंपनी में उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हिज क्वालिटीज आर कंसर्न्ड, सम ऑफ देम आर इनहेरेंट इन हिम वाइल देयर आर अदर्स विच ही हैज़ टू अक्वायर। कुछ उसमें इनहेरेंट होते हैं, पहले से होते हैं, और कुछ क्वालिटीज़ जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, अक्वायर करना पड़ता है। He must possess the necessary technique of doing his work। उसमें कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, कुछ गुण उस पर होना चाहिए। करीब 20 क्वालिटीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखने का ज़रूरत है, करीब 10-12 अगर आप लिख देते हैं, 8 to 12 अगर आप लिख देते हैं तो काफ़ी है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आइए, फर्स्ट क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो कहता है कि एन ऑडिटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ थियरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कहता है कि अकाउंटेंट का जो भी प्रिंसिपल्स है, जो पजेज है, जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिसेस है, ये सारा कुछ जो है आपके ऑडिटर्स को जो है अच्छे से आना चाहिए। ही मस्ट बी फैमिलियर विद द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड देयर एस्पेक्ट्स। उसको डिफरेंट जितने भी तरह के अकाउंट्स मेंटेन करने के अलग अलग जो तरीके हैं, जो मेथड्स है, ये उसको आना चाहिए। आफ्टर ऑल अकाउंटिंग इज चेंजिंग टेक्निक एंड हेंस, और समय समय पर आपको पता है टाइम टू टाइम अकाउंटिंग के जो टेक्निक्स चेंज होते हैं, इसके मेथोडोलॉजी में जो चेंज होते हैं, इससे उसको अवेयर होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए। ही शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ द न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स, और जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जो नए चेंजेस हैं, इससे भी उसको अवगत होना चाहिए, पता होना चाहिए ऑडिटर्स को, मतलब उसको अपडेट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम। He should not pass an entry or account as correct unless he becomes sure of its correctness। तब तक उसको कहता है कि एक ऑडिटर को तब तक कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में फेरबदल नहीं करना चाहिए, एंट्री पास नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसके करेक्टनेस यानी सत्यता की उसको जानकारी ना हो। Hence the knowledge of the principles of accounting becomes very much necessary for him। और इसीलिए उसको अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। He must have a thorough knowledge। देखिए कह रहा है कि thorough knowledge of cost account so as to enable him to perform cost audit। अगर वो cost audit कर रहा है तो cost accounting का उसके पास thorough knowledge होना चाहिए। He should not only be familiar with the scope and nature of the accounts of the business। उसको सिर्फ books of account का nature का जो है उसका इतना ही knowledge नहीं होना चाहिए। ही इज़ ऑडिटिंग, जो ऑडिट कर रहा है, बल्कि उसको नो ऑल द टेक्निकल एंड माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द वर्किंग सच एज द बिजनेस। कहता है कि जो ये मिनट नहीं है, माइन्यूट है, माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ सच अ बिजनेस,
यानी जिस बिजनेस का वो अकाउंटिंग का जो ऑडिटिंग कर रहा है उसके जो माइन्यूट यानी जो सूक्ष्म यानी जो छोटे छोटी भी समस्याएं हैं उसका भी नॉलेज ऑडिटर्स को होना चाहिए। ही कैन इंस्पेक्ट द वर्क्स ऑफ द क्लाइंट इफ ही थिंक्स इट नेसेसरी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिज वर्क। उसको अपने काम को पूरा करने से पहले अगर उसके क्लाइंट का कहता है जो उसके क्लाइंट के बारे में उसके काम को अगर इंस्पेक्ट यानी जांच करने की अगर ज़रूरत है तो वो भी ऑडिटर्स को कर लेना चाहिए। 5वां पॉइंट कहता है कि ही शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड मर्केंटाइल लॉ। आपको पता है एक मर्केंटाइल लॉ होता है, कंपनी लॉ होता है, बिजनेस लॉ होता है, सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो उसको मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ का उसको जानकारी होना चाहिए जिसमें कि कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है ना, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें कि सारे प्रिंसिपल और जो प्रैक्टिसेस हैं अकाउंटिंग के उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। ही शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसको इकोनॉमिक्स का भी जानकारी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक ऑडिटर को बहुत नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, कॉस्ट का नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं बिजनेस में उसका नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक लॉज उसको आने चाहिए। अभी हम लोगों ने कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ आना चाहिए, उसको इस पर चर्चा किया था। It is essential because a business has to work within some specific social and economic environments, and its working is fully affected by their rapid change। कहता है कि जो हम लोग आज के डेट में जो देखते हैं जो सोशल इकोनॉमिक जो चेंज हो रहा है सोसाइटी में, तो उसका भी जानकारी उसको होना चाहिए। आगे आइए, पॉइंट नंबर 7, he should study the audit cause laws which have been decided by the courts in India and the other countries। कहता है कि इंडिया में जो ऑडिट का जो स्टडी है और इंडिया के बाहर जो ऑडिट का जो स्टडीज़ है इसमें क्या डिसाइड किया गया है ऑडिट को लेकर के सारा जानकारी भी उसको होना चाहिए। these decisions और जो निर्णय दिए गए हैं these decisions have their own significance and go a long way in defining the powers and duties of an auditor। ऑडिटर्स के जो पावर्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो डिसीजन अभी तक के जो हियरिंग में आए हैं, सारा नॉलेज ऑडिटर्स को होना चाहिए। ही शुड हैव अ गुड नॉलेज। तो ये पॉइंट बड़ा दमदार नहीं लग रहा है तो इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देख लो जी, उसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। आगे देखिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। ईमानदार तो होना ही चाहिए, कोई भी काम करो आपको ईमानदार होना चाहिए। ही शुड ऑलवेज एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर। उसके पास एक रीजनेबल जो सामान्य जो स्किल कुशलता यानी दक्षता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें केयर होना चाहिए। ही शुड नॉट वर्क अंडर प्रेशर। वो किसी प्रेशर में काम ना करे। एंड शुड कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम व्हाट ही थिंक्स टू बी अनट्रू। तो उसको किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करना चाहिए और जो अनट्रू जो सही नहीं है उसे बताना चाहिए कि सही नहीं है। चलो पॉइंट नंबर 10, 20 पॉइंट्स हैं करीब। ही शुड बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है उसको भेदभाव से परे होना चाहिए। इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष के ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली, और किसी से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए और इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अदर्स इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उसे किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपना काम आराम से उसको करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। ही मस्ट हैव अ वेरी कॉशन एंड विजिलेंट। उसे बहुत ज़्यादा कॉशस यानी सचेत रहना चाहिए। विजिलेंट यानी तरीके से जो है उसको देखरेख करना चाहिए, जांच करना चाहिए। समटाइम्स ही फेसेस एन ऑकवर्ड सिचुएशन। कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन आ सकता है, बड़ा परिस्थिति बिगड़ सकता है। हिज ड्यूटीज टू हिज क्लाइंट इज अपोज टू हिज ओन इंटरेस्ट्स। और वो अपोज भी कर सकता है, अपने क्लाइंट के विरोध में भी कभी उसको जाना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, देखने को मिलता है कभी कभी ऐसा। इन सच अ पोजिशन, ऐसी स्थिति में ही शुड बी बोल्ड इनफ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज फेथफुली एंड ऑनेस्टली। और ऐसे समय में उसको बोल्ड रहना चाहिए और अपने क्लाइंट को खुल करके बता देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। इट विल पे हिम इन द लॉन्ग रन। और लंबे समय में अगर देखा जाए तो बाद में ये उसको पे करेगा। पे करेगा का कहने का मतलब है
अगर वो ईमानदारी से अगर काम करता है तो ये ईमानदारी उसको जो है आगे चल के फ्यूचर में उसको पे करती है, इसका परिणाम उसको अच्छा मिलता है। पॉइंट नंबर 12, ही शुड हैव ड्यूटीज टू ट्रेस आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको फैक्ट्स और फिगर को ट्रेस खोजना चाहिए। He should possess a realistic attitude and an ability to pass accounts only when they reveal the true and fair state of affairs. उससे पास्ट में जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको रिवील करना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बिजनेस में देखने को मिल रहा है उसके अपने एटीट्यूड और एबिलिटी के अनुसार वो करे। He should not disclose the secrets of the client, लेकिन अगर क्लाइंट्स का अगर कुछ सीक्रेट है, कुछ चीज़ें रहस्यात्मक है तो वो दूसरों के सामने में डिस्क्लोज ना करे, उसको छिपा कर रखे। इफ़ ही डज सो, और अगर वो ऐसा करता है, द आउटसाइडर्स बिकम सस्पिशियस ऑफ हिज कैरेक्टर एंड द एंटायर बिजनेस मे बी पुट टू अ लॉस। कहता है कि ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ हिज क्लाइंट, कहता है कि अपने क्लाइंट का जो भी कुछ अगर सीक्रेट है तो उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करना, उसको जो है ही शुड नॉट डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए ताकि उसका जो बिज़नेस है वो सही तरीके से चले और वो लॉस में ना जाए, इंटायर बिजनेस लॉस में ना चला जाए वगैरह वगैरह। कहता है कि ही शुड सो क्लेवर, उसको चालाक होना चाहिए ताकि ही एबल टू एक्सट्रैक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन फुल, उसको इतना चालाक होना चाहिए कि जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके आराम से और उसको रिवील कर सके। ही शुड बी कैपेबल ऑफ द प्रिपेयरिंग प्रॉपर क्वेश्चनायर हैविंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और वो एक ऐसा क्वेश्चनायर तैयार करे जिसमें कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन शामिल हों। ही शुड नॉट अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन, उसे शक से भरा हुआ शक्की एटीट्यूड उसका नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट ही मस्ट नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस, अकारण उसको शक्की नहीं होना चाहिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में जहाँ गड़बड़ी है उसका तो वो जांच करे लेकिन अकारण जहाँ था वो शक न करता फिर ऐसा। 15.16, ही शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू हियर आर्गूमेंट्स एंड, उसको सारे आर्गूमेंट सुनना चाहिए जो भी रिजनेबल हैं, ऐसा करना चाहिए। ही मस्ट बी मेथडिकल, ही शुड बी मेथडिकल, मेथड के अनुसार काम करना चाहिए उसको, जो भी मेथड है वहाँ। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एक्यूरेट काम करना चाहिए उसको बिल्कुल। ही शुड बी वेल बिहेव्ड, उसका जो बिहेवियर है अच्छा होना चाहिए। एंड शुड ट्राई टू इनकलकुलेट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द स्टाफ ऑफ हिज क्लाइंट, उसको अपने क्लाइंट और उसके क्लाइंट्स के जो स्टाफ है उनके सबके प्रति उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए और जानकारी इसको होना चाहिए। ही शुड बी courteous थ्रू आउट, और कहता है कि उसको courteous होना चाहिए, यानी एक कर्टसी को वो मैनर से, मतलब एक कर्टसी को मैनर करे, एक कर्टसी को मेंटेन करे, एक तरीके से वो बात करे, ऐसा है। ही मस्ट हैव द नेसेसरी करेज, उसको करेजियस होना चाहिए, करेज हो, एबिलिटी टू राइट आउट हिज रिपोर्ट क्लियरली, करेक्टली, कॉन्ससली एंड फोर्सफुली, उसको इतना नॉलेज और करेज होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि जो रिपोर्ट वो तैयार कर रहा है वो करेजियसली, पूरे साहस के साथ उसको लिख सके, केयरफुली लिख सके। और लास्ट पॉइंट आपका कहता है 20, ही मस्ट पोजेसेस सम कॉमन सेंस, उसको कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए जी। नथिंग मोर कैन बी पुट हियर देन दैट द कॉमन सेंस इज अ थिंग विच इज अनकॉमन इन मैन, कॉमन सेंस एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को अनकॉमन लोगों से अलग करती है, तो ये तो होना ही चाहिए। चलो जी, अब हम लोग बात करेंगे, तो ये था 20 क्वालिटीज़। उस 20 क्वालिटीज़ में आप 10-12 भी एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, उस पॉइंट को आप लेकर के चलेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑडिटिंग हम लोग को क्यों करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहिए, ऑडिटिंग कराना चाहिए। आइए ऑब्जेक्टिव का बात करें तो मेन ऑब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग का, वेरीफाई द अकाउंट्स एंड टू रिपोर्ट वेदर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव बीन ड्रॉन
properly according to the Companies Act and whether they exhibit a true and fair views of the statement of affairs of the concerned। कहता है कि जो प्राइमरी और जो मेन जो ऑब्जेक्ट्स है ऑडिटिंग का वो ये है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट सारे प्रॉपरली बनाए गए हैं या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपरली बनाए गए हैं या नहीं, बैलेंस शीट सही से बनाए गए हैं नहीं, और जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो अगर सही से बनाए हैं तो उनका सारा आउटपुट क्या है, ये पूरा डिटेल किसी कंसर्न का बिजनेस का अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। अभी तो हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2013 ये सारा कुछ बनाया गया है, मेंटेन किया गया है या नहीं, ये जांच करना है। सच वेरिफिकेशन और इस तरह का जो जांच करना है ऑफ द अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग द मैनेजमेंट आर वाइटल फैक्टर्स फॉर प्रोमोटिंग efficiency and accuracy in the maintenance of the account so that the owners of a business may get accurate information about the financial condition of their business। और ये सारा जो वेरिफिकेशन करना है ये एक वाइटल फैक्टर है बिजनेस को प्रमोट करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का, बिजनेस को सही तरीके से चलाने का, तो ये होना ही चाहिए। द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज डन टू सी इफ दे आर करेक्ट, कंप्लीट एंड कन्फर्मिटी विद द लॉ। और कहता है लॉ के अनुसार अगर ये करेक्ट है, कन्फर्मिटी है तो सही है फिर तो। फॉर दिस और इसके लिए एन ऑडिटर हैज़ टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड। और इसके लिए एक ऑडिटर्स को जो है दो चीज़ों का जांच करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है, एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स का मतलब होता है अशुद्धियाँ, गलतियाँ। फ्रॉड का मतलब होता है घपला, गबन करना, धोखाधड़ी कर देना। ठीक है, आइए तो एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना पड़ेगा। एज सच द सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑडिट आर। तो इसके कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स क्या हैं ये डिटेल में हम लोग बात करते हैं। एक तो है, दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं मेन इसके। पहला तो कहता है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स यानी गलतियों को और फ्रॉड यानी धोखाधड़ी को, गबन को डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना है। और दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस ऑफ दोज एरर्स एंड फ्रॉड, है ना। और फिर प्रिवेंशन यानी इसका रोकथाम, इसको रोकना है इन एरर्स एंड फ्रॉड को रिकरेंस बार बार होने से, यानी बार बार ये एरर और फ्रॉड ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग कदम उठाना चाहिए। इफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर फुल ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, अगर अकाउंट्स आपका फुल ऑफ एरर्स और फ्रॉड से अगर भरा हुआ है, द ऑडिटर इन अ पोजिशन टू डिस्कवर सच एरर्स एंड फ्रॉड, तो ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए, इन सारे एरर्स को और फ्रॉड को जांच करना चाहिए, डिटेक्ट करना चाहिए। ही कैन नॉट सर्टिफाई देम एज करेक्ट। और ऑडिटर्स जो है उसको ऐसा सर्टिफाई नहीं कर दे कि करेक्ट है, गलती है तो गलती है, पकड़ लेना चाहिए। इफ ही डज सो, और अगर वो ऐसा करता है, इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। और अगर वो गलतियों को छोड़ देता है तो समझ लो आप वो बहुत बड़ा गलती, भारी मिस्टेक कर रहा है, फिर तो वो ऐसा है। चलो जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट। इस ऑडिट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से आपको दिखेगा। मेन ऑब्जेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपोर्ट ओपिनियन। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में बात करें तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तीसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो इस तीन में जो है हम लोग का जो मेन जो है हमारा जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है यही मेन है, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स क्या है, एरर्स वही जो चार तरह के जो एरर्स है क्लास 11 में अकाउंटेंसी के अंदर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो पढ़ा होगा। सबसे पहले आपका है एरर्स ऑफ ओमिशन, फिर एरर्स ऑफ कमीशन, फिर एरर्स ऑफ ओमिशन, फिर है कंपनसेटिंग एरर, और लास्ट एरर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये चार एरर्स हैं। तो यही एरर्स पर हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। क्लैरिकल एरर कुछ है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर्स है, वगैरह वगैरह। फ्रॉड में अगर हम लोग बात करें तो इसमें इम्बेजलमेंट ऑफ कैश होता है, कैश को छिपा लेना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉडुलेंट मिस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, वगैरह वगैरह। चलो जी, तो इस पेज में इतना ही है। फिर हम लोग अब दूसरे पेज में जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग सेकंड पेज में चलते हैं। अब हम लोग एरर्स एंड फ्रॉड पर विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में बिल्कुल। आइए, चार तरह के हमारे एरर्स एंड फ्रॉड हैं। सबसे पहले तो एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स मतलब होता है गलतियां, है ना। एरर्स मतलब होता है गलतियां, यानी एरर्स मतलब होता है गलती से
यानी कोई काम गलती से अगर आपने कर दिया तो वो एरर्स है, आपके नॉलेज में वो बात नहीं है, आपको पता नहीं है, और अगर ऐसा अगर आप कुछ कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एरर्स, वो है एरर्स। सबसे पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है? एरर्स ऑफ ओमिशन जनरली अराइज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ अ कलर। ये कलर के मिस्टेक ऑफ अ कलर। तो पहला जो है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन वर्ड जो है ओमिट से बना है, ओमिट मतलब छूट जाना। तो कलर के गलती से अगर कुछ छूट जाए, कोई एंट्री वगैरह, कोई रिकॉर्डिंग अगर छूट जाए तो एरर्स ऑफ ओमिशन क्रिएट हो जाता है। ट्रांजैक्शन हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई जर्नल एंट्री, कोई लेजर, कोई पोस्टिंग छूट जाता है तो एरर्स ऑफ ओमिशन हो जाता है, होली और पार्शियली। या तो पूरा पूरा कोई एंट्री छूट गया या एंट्री का एक पार्ट छूटा। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं ना, जनरल एंट्री जैसे हम लोग करते हैं, अगर एसेट्स हम लोगों ने खरीदा है 10,000 का, फर्नीचर खरीदा मान लो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोग को करना चाहिए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो हम लोगों ने कर लिया, और टू कैश अकाउंट अगर छूट गया तो ये पार्शियल एरर हो जाएगा, एक पार्ट का एंट्री हुआ, एक नहीं हुआ, ऐसा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन। तो ये एरर्स ऑफ ओमिशन का एग्जाम्पल है। देयर आर आइटम्स लाइक परचेजेस, सेल्स विच ऑट टू हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ account, but due to oversight or carelessness they have been wholly omitted from being recorded. तो recorded होने से अगर ये पूरा का पूरा छूट गया या थोड़ा बहुत छूट गया तो ये error of omission हम लोग कह सकते हैं। ये सब है, बाकी सारा डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी जो कॉमन बात है मैंने आपको बता दिया। तो एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब होता है एंट्री छूट जाना, या तो एंट्री पूरा का पूरा छूट जाना या एंट्री का एक हिस्सा हो जाना, दूसरा हिस्सा छूट जाना। आगे बात करेंगे हम लोग एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब होता है करना कुछ था, आपने कर दिया है कुछ। एरर्स ऑफ कमीशन, कमिट से बना है ये। एरर्स ऑफ कमीशन यूजुअली अराइज थ्रू नेग्लिजेंस। ये जनरली जो है नेग्लिजेंस यानी जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उससे ये क्रिएट होता है। ऑफ रिकॉर्डिंग सम बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो नेग्लिजेंस, हम लोग के जो छोटे मोटे जो नज़रअंदाज कर देने से जो गलतियाँ जो जनरेट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। दे आर द आउटकम ऑफ द शॉर्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग ऑन द पार्ट ऑफ द क्लर्क। और क्लर्क की क्लरिकल मिस्टेक है, क्लर्क को करना कुछ था, कर दिया कुछ, तो गलती हो जाती है। इफ़ एन आइटम इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द जर्नल और पोस्टेड इन द लेजर, इट इज़ एन एरर ऑफ ओमिशन। अगर जर्नल उसने क्या किया, इनकरेक्टली जर्नल एंट्री उसने गलत कर दिया, यानी फर्नीचर अगर हम लोगों ने अगर 1 लाख का खरीदा, एंट्री होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसने उल्टा एंट्री कर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो एरर ऑफ कमीशन का ये एग्जांपल है। और एरर ऑफ ओमिशन कहता है, पहला जो एरर है कि एंट्री हुआ ही नहीं, या आधा एंट्री हुआ आधा नहीं हुआ, ऐसा है। लेजर में पोस्टिंग आपने गलत कर दिया, ये भी हो सकता है कि कैश अकाउंट जैसे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट में ये फर्नीचर ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन कैश अकाउंट में जो है इस कैश का 1 लाख रुपए का एंट्री का हम लोगों ने पोस्टिंग करना छूट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। होना कुछ था, कर दिया हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्डिंग अगर आपने कर लिया होली और पार्सली, उसमें क्या था, हम लोग एंट्री ही नहीं करते थे, ओमिशन में छूट जाता था। यहाँ क्या है, एंट्री तो किया है लेकिन गलत एंट्री कर दिया है, आधा गलती किया है या पूरा का पूरा एंट्री गलत कर दिया है। जैसे कि एंट्री तो हम लोगों ने किया लेकिन 100 रुपये से एंट्री करना था, 10 रुपये से एंट्री कर दिया, है ना। हम लोगों ने अगर 10,000 रुपये का माल खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था, एंट्री तो किया 10,000 से करना था, लेकिन हम लोगों ने 100 रुपये से या 1,000 से एंट्री कर लिया, तो ये हो गया एरर्स ऑफ कमीशन। इनकरेक्ट पोस्टिंग और पोस्टिंग टू एन आइटम इन द रॉन्ग अकाउंट, जैसे परचेज वाला कोई एंट्री है तो परचेज अकाउंट में एंट्री होना चाहिए और आपने उसका पोस्टिंग कर दिया सेल्स अकाउंट में, तो जर्नल से लेजर में पोस्ट करने में भी ये गलतियां हो सकती है। ये सब सारे के सारे एग्जांपल है एरर्स ऑफ कमीशन। जैसे टोटलिंग में एरर हो सकता है, एरर्स इन अ टोटलिंग ऑफ द बैलेंसिंग, यानी टोटल करने में अगर गलती हो जाए तो। एरर्स इन कैरिंग फॉरवर्ड टोटल्स टू अ ट्रायल बैलेंस, यानी परचेज अकाउंट का टोटल अगर 10,000 है और आपने कितना पोस्ट कर दिया, वहाँ पर आपने पोस्ट कर दिया 1,000 या 1 लाख, 0 कम ज़्यादा हो गया, तो ये भी एरर्स ऑफ कमीशन का ही गलती माना जाएगा। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप एक दो एग्जांपल अगर एक एक एरर्स में लिख कर आते हैं ना तो फिर काफ़ी है ना। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं यहाँ। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं तीसरा एरर, देखते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट शब्द से बना है ये। कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कोई क्षति हो चुका है,
कोई झंझट ऐसा झमेला हो चुका है, कोई क्षति हो चुका है, तो उसका पूर्ति करना, उसको कंपनसेट करना, उसका क्या बोलेंगे उसको, हाँ, तो उसका भरण करना है ना, भरना उसको, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ये कैसा होता है? कंपनसेटिंग एरर्स अराइज व्हेन एन एरर इज काउंटर बैलेंस्ड or compensated by any other error or error so that the adverse effect of one debited to credit side in the neutralized by that of the another on credit or debit side। कहता है कि एक अकाउंट का डेबिट साइड, एक एंट्री का डेबिट साइड और दूसरे एंट्री का क्रेडिट साइड गलत हो गया, दोनों को आपस में मिला करके हम लोग उसको सही कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एज अकाउंट विच वॉज टू बी डेबिटेड फॉर ₹200, एक अकाउंट को 200 रुपये से डेबिट करना चाहिए लेकिन आपने 200 रुपये से क्रेडिट कर दिया, गलत हो गया। वैसे ही सिमिलरली बी अकाउंट को जो है हम लोग को 1000 रुपये से क्रेडिट करना चाहिए था और हम लोगों ने डेबिट कर लिया, तो डेबिट वाले को अगर क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को अगर हम लोगों ने डेबिट कर दिया, तो आपस में इसको क्षतिपूर्ति, जो क्षति हो गया, नुकसान हो गया, इस नुकसान का भरपाई करना, क्षति को पूर्ति करना ही कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, जो होना था वो हुआ तो है वो एंट्री, लेकिन उल्टा एंट्री हो गया, गलत एंट्री हो गया है, तो ठीक करना कंपनसेशन कहलाता है, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं इसको। चौथा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक गलतियां अगर हो चुकी हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, कहते हैं कि दो तरह का जो है हम लोग जो एंट्री करते हैं वो दो तरह का है, आइटम्स दो तरह के हैं। एक रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे अच्छा देखिए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जनरली अराइजेज आउट ऑफ द डिसरिगार्ड फॉर द प्रिंसिपल्स of accountancy, such as the errors of the sometimes committed intentionally to falsify and manipulate the accounts with the objective of the showing more or less profit than their actual figures। कहता है अच्छा काम का बात करते हैं, कहता है कि इनकरेक्ट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। जो भी एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई एसेट्स खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस है। ये साल भर में आपका जो है अकाउंटिंग ईयर में एक दो बार होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो ये हमारे लिए हो गए कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। दूसरे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो खर्चे बार बार होंगे, जिसका अमाउंट जनरली छोटा होता है, जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, जैसे कि छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों ने स्टेशनरी खरीदा उसका पेमेंट हम लोगों ने किया, तो ये सब है रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो अगर हम लोगों ने किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल ट्रीट कर दिया, किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम लोगों ने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो इस तरह का जो गलती है ये सैद्धांतिक गलतियां कहलाएंगी, यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल को आपने पूरा छेड़छाड़ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसको और हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने मशीन पर जो रिपेयरिंग का जो खर्चा किया वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, लेकिन इस एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग कैपिटल ट्रीट कर देते हैं, अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है अगर ये, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना चाहिए 2000 रुपया या 500 रुपया, जो भी अमाउंट है हमारा। लेकिन अगर आपने इसको कैपिटल समझ लिया तो आप तो एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये मशीनरी में जाकर ऐड हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो गया। मशीनरी में अगर ऐड कर देते हैं तो फिर बैलेंस शीट में मशीन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, जो कि गलत है। उतने का मशीन है ही नहीं हमारे डेट में, आज के डेट में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और दूसरी बात क्या है कि रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आपने नहीं किया, यानी रिपेयरिंग डेबिट नहीं किया, तो खर्च आपका बढ़ा ही नहीं, रिपेयरिंग वाला खर्च आपका तो छूट जाएगा। और अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया वो तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा ना। अगर कोई खर्चा छोड़ देंगे आप तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। तो ये गलती जो है सैद्धांतिक गलती, यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद है पोस्टिंग रेवेन्यू आइटम्स टू द रॉन्ग क्लास ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। यानी रेवेन्यू अकाउंट एक क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक क्या हो सकता है, जैसे कि सैलरी है, तो सैलरी को जो है अगर आप रेंट अकाउंट में शो कर देते हैं, रेंट को अगर आप सैलरी अकाउंट में शो कर देते हैं, तो ये भी एक तरह का सैद्धांतिक गलती है, ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हालांकि यहाँ आपने एक रेवेन्यू अकाउंट को दूसरे रेवेन्यू अकाउंट में ही शो किया है, लेकिन गलती तो भाई गलती है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे चलते हैं, पोस्टिंग एन आइटम ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर टू अ पर्सनल अकाउंट।
अगर किसी एक्सपेंसेस को, अगर किसी पर्सनल अकाउंट में, यानी सैलरी वाले जो खर्चे हैं या फिर आपका स्टेशनरी खर्चा है, किसी इंस्ट्रूमेंट का खर्चा है, ये सब जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं या एक्सपेंडिचर है, इसको अगर आप राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, किसी क्रेडिटर्स या डेटर्स अकाउंट में अगर आप शामिल कर देते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, वो डेटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, उसमें अगर आप शो कर देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। डेटर्स में शो कर देते हैं तो डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में वो चला जाएगा बढ़ा हुआ अमाउंट, तो बैलेंस शीट तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रेडिटर्स में अगर आप शो कर देते हैं किसी नाम में पर्सनल अकाउंट में, तो फिर आपका क्रेडिटर्स गड़बड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगा। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर एक ये भी पॉइंट आपका आता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। प्रोविजन ऑफ इनएडुकेट और एक्सेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है या तो आपने कम दिखा दिया या तो ज़्यादा दिखा दिया, या डेप्रिसिएशन को आपने शो ही नहीं किया, ये भी हो सकता है। नन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अभी बात कर लिया। रॉन्ग प्रोविजन फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम एक्रूड, कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी ऐसे खर्च जो बाकी है, अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, उसको या तो आपने शो नहीं किया है या तो ज़्यादा कर दिया। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो आपने कमा लिया है अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, उसको या तो आपने शो नहीं किया है या बढ़ा करके कम करके शो कर दिया है। फिर है रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने समय से पहले पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसका प्रोविज़न अगर आपने नहीं किया है या फिर अगर आपने एडजस्टमेंट गलत कर दिया है तो। रॉन्ग प्रोविज़न फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविज़न है या बैड डेट्स का जो प्रोविज़न है अगर हम लोगों ने नहीं किया या गलत कर दिया तो ये भी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन या हम लोगों ने कम दिखा दिया या फिर स्टॉक का वैल्यूएशन अगर हम लोगों ने ज़्यादा दिखा दिया तो ये भी एक तरह का एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है। तो इस तरह से ये सारे हमारे एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जी, फटाफट से। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए लास्ट पेज हमारा है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रॉड क्या है। फ्रॉड है क्या? फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, फ्रॉड का मतलब होता है घपला, धोखाधड़ी। क्या है फ्रॉड? देखिए, फ्रॉड इज रियली अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है या एंट्री है विच इज मेड ऑलवेज इंटेंशनली विद सम मिस्चीवियस ऑब्जेक्टिव्स। आप जानबूझ करके कोई गलत काम अगर आप कर रहे हैं बिजनेस में, रिकॉर्डिंग या धोखाधड़ी, चोरी वगैरह अगर आप करते हैं, थेफ्ट वगैरह हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड, धोखाधड़ी। फ्रॉड मतलब जनरली ये दो तरह के हो सकते हैं ये फ्रॉड। एक तो होता है आपका कैश और गुड्स का, दूसरा होता है अकाउंट्स में। देखिए, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गलत बता देना। एप्रोप्रिएशन मतलब एक्यूरेट, सही सही, पर्याप्त, उपयुक्त, और मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अनुपयुक्त, यानी कैश और गुड्स का चोरी हो जाना, धोखाधड़ी कर लेना, ये है। दूसरा है मिस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में अगर आपने हेर फेर कर दिया, उसमें चालाकी कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया, एंट्री गलत दिखा दिया, खर्चा को कम दिखा दिया, इनकम को ज़्यादा कर दिया, जैसा जो करने से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा, वैसा अगर आपने कुछ कर दिया जानबूझ करके, मिस्चीवियसली, सोच समझ करके, इसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में अगर किया तो एक एक करके अब हम लोग समझते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यूजुअली कैश इज मिस एप्रोप्रिएटेड। कैश का मिस एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? देखिए, द थेफ्ट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेटी कैश। पेटी कैश मतलब होता है खुदरा खर्च, जो है छोटे मोटे जो कैश आते रहते हैं, तो उसका क्या करना है? थेफ्ट, चोरी हो जाना। कैश रिसिप्ट यानी जो भी कैश पैसा आ रहा है उसका चोरी हो जाना, चोरी कर लेना। या फिर द थेफ्ट ऑफ द चेक्स एंड अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर कोई बिल्स रिसीवेबल है उसकी चोरी अगर आप कर लेते हैं, अगर कोई चेक वगैरह आया है वो चोरी कर लेते हैं, और बाहर जाकर उसका इनकैशमेंट अगर बैंक से करा लेते हैं, भंजा लेते हैं, ये एक तरह का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है। पेमेंट्स मेड टू फिक्टिशियस क्रेडिटर्स और वर्कमैन, कहता है कि क्रेडिटर्स को, फिक्टिशियस का मतलब होता है ये काल्पनिक, हाँ, कृत्रिम, काल्पनिक, यानी ऐसा कोई क्रेडिटर्स नहीं है, ऐसा कोई वर्कमैन यानी कर्मचारी नहीं है हमारे फर्म में जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, और झूठा हम लोगों ने बुक्स दिखा दिया कि फलाने को हम लोगों ने पेमेंट किया और उतना कैश आपने गबन कर लिया, तो ये हो सकता है। मिस एप्रोप्रिएशन और डिफॉल्केशन
ऑफ कैश इज अ वेरी इजी अफेयर, और ये बिजनेस में देखने को मिलता है, होता ही रहता है। विथ अ लिटिल स्किल एंड ऑन हिज पार्ट ऑफ एन मिस अप्रोप्रिएट मनी, स्पेशली इन अ बिग बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में होता ही रहता है। द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द पर्सन्स हैंडलिंग कैश आर नॉट क्लोज। और देखने को क्या मिलता है ना बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में, कि जो प्रोप्राइटर बिजनेस का जो मालिक है और जो जितने भी स्टाफ है उनके बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है। कैश का, नगद पैसा का हेरा फेरी बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल प्रोप्राइटरी के केस में, छोटे बिजनेसेस में ये कम देखने को मिलता है। हालांकि अ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द रिसिप्ट ऑफ द कैश में आइदर गो totally unrecorded or recorded at a figure less than the actual one in the cash। कहता है बुक कहता है कि कैश के साथ क्या है, जितना कैश रिसिप्ट हुआ उतना को शो नहीं किया गया है, या फिर कैश को शो ही नहीं किया गया। इस तरह गड़बड़ी देखने को मिलता है कैश के साथ। सिमिलरली उसी तरह इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉर्ड फॉल्स पेमेंट ऑफ मनी एंड टू एंटर कैश पेमेंट एट मोर देन द एक्चुअल फिगर। तो कैश पेमेंट जो आपने किया है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा देंगे। पेमेंट हम लोगों ने 10,000 किया है और दिखा देंगे 12,000 15,000 हम लोगों ने पेमेंट किया है किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को। तो इस तरह से भी कैश में हो सकता है 10। इस तरह से देखें, इन अ बिग बिजनेस स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुड बी exercised over the receipt and the payment of the cash, so that there may be a system of checking the work of one clerk automatically by another। और इसका चेक होना चाहिए, एक दूसरे सारे क्लर्क को मिल करके ठीक ठाक एंट्री वगैरह करवाना चाहिए। टेक्निकली सच सिस्टम इज़ नोन एज द ऑडिटिंग, और इसको करवाना ही ऑडिटिंग कहलाता है, इंटरनल चेक कहलाता है, जो आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल में कहता है सेल्स हम लोग जो है कम ज़्यादा दिखा देते हैं, जिससे कारण हम लोग कैसा कुछ गबन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पढ़ सकते हैं, omitting to record sales and pocketing money received from कस्टमर से जो हम लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, omitted, उसका एंट्री हम लोगों ने नहीं किया, छोड़ दिया। आगे फिर है टीमिंग एंड लेडिंग, कंसीलिंग द मनी रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट कस्टमर एंड एंटरिंग इन हिज अकाउंट कैश रिसीव फ्रॉम द सेकंड कस्टमर। यानी एक कस्टमर से हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है और दूसरे में दिखा देंगे, ये सब भी घबलाबाजी चलता है पूरा। मेकिंग फिक्टिशियस एंट्रीज और कुछ बनावटी एंट्रीज दिखा देना, डिस्काउंट दिखा देना, कुछ रिटर्न्स चला गया दिखा देना, बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया दिखा देना कस्टमर के अकाउंट में उसके नाम पर। ओमिटिंग टू एंटर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स, और माल बेचकर जो पैसा आया है उसका ओमिटिंग, छोड़ देना, उसका एंट्री नहीं करना। ये सब करके जो है कैश का बहुत ज़्यादा गबन होता है बिजनेस में, मिस अप्रोप्रिएशन। फिर करता है कि ऐसा ही सारा चीज़ हम लोग परचेज से कर सकते हैं। परचेज को फिक्टिशियस परचेजेज, यानी हम लोगों ने ऐसा कोई परचेज नहीं किया है और दिखा देंगे कि 10,000 का माल खरीदा है, हालांकि हमने खरीदा ही नहीं है। तो इससे ऐसा भी हो सकता है, और उस कैश को आप दबा देंगे, कैश का गबन कर लेंगे। कुछ डिस्काउंट वगैरह दिखा देंगे कि क्रेडिटर से जो है हम लोग को ऐसा डिस्काउंट वगैरह मिला है, और डिस्काउंट दिखाएंगे ही नहीं, शो ही नहीं करेंगे अगर आप, ये भी हो सकता है। रिसिप्ट ऑफ कैश रिसिप्ट हुआ है और ऐसे कुछ कैश रिसिप्ट को अगर हम लोग डिटेल में दिखाएं नहीं, शो ना करें। पेमेंट को जो है हम लोग ज़्यादा अगर दिखा दें, इसमें भी मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। वेजेस, सैलरी, रेंट वगैरह ज़्यादा अगर पेमेंट हम लोगों ने किया दिखा देंगे तो। अब आगे हम लोग बात करें, तो ये हुआ हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अब हम लोग बात करेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यानी सामान का भी चोरी कर लेना, सामान का भी गबन कर लेना होता है। देखिए, यूजुअली इट इज सीन दैट द प्रोप्राइटर्स ऑफ द बिजनेस हाउसेज डू नॉट बॉदर शो मच फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। सामान का जो मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है, सामान जो खिसक रहा है बिजनेस से, गायब हो रहा है, चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, इसका पता नहीं रहता जनरली बिजनेसमैन को। फॉर द डिफॉल्केशन ऑफ मनी गायब होने के कारण मनी भी गायब हो जाता है, गुड्स भी गायब हो रहा है। द डिफॉल्केशन ऑफ गुड्स इज ईजी इन दोज बिजनेस हाउसेज विच प्रोड्यूस और डील विद द गुड्स विच आर लेस बल्कि एंड आर हायर वैल्यू। कहता है कि जहाँ पर जिस बिजनेस हाउसेज में सामान छोटे साइज़ के होते हैं, शेप एंड साइज़ में, और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे छोटे छोटे जो क्या बोलेंगे, जैसे छोटे छोटे नेकलेस वगैरह हैं, श्रृंगार के सामान हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो कटर्स वगैरह होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीजर्स हैं, महंगी चीज़ें हैं, इनका हेर फेर वो कर सकते हैं। 10 गुड्स कैन नॉट बी मिस अप्रोप्रिएटेड बाय,
इनको जो है मिस अप्रोप्रिएशन नहीं किया सकता। एक्चुअल थेफ्ट स्टॉक कहता है कि 10 इस प्रकार गुड्स कैन बी मिस एप्रोप्रिएटेड बाय, गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन उसको खिसका दिया जाए, कहीं और ठिकाने लगा दिया जाए। कैसे होता है देखिए, द एक्चुअल थेफ्ट ऑफ स्टॉक, चोरी कर लिया जाता है स्टॉक से। इशूइंग फिक्टिशियस क्रेडिट नोट्स टू कस्टमर्स वेयर देयर इज कंक्लूजन ऑफ द एम्प्लॉय विद द कस्टमर, कस्टमर से सेटिंग कर लेते हैं, सामान को उसको भिजवा देते हैं, एंट्री इधर कुछ करते ही नहीं है, सामान हम लोगों ने जो है कितना का उसको दे दिया, कस्टमर सेटिंग कर लेता है, कर लेते हैं स्टाफ एम्प्लॉय कि उसको हम लोगों ने 10,000 का सामान भेजा है और 10,000 का सामान हम लोगों ने दिया नहीं, एक्चुअली में उसको 50,000 का सामान हम लोगों ने दे दिया, तो सामान 40,000 का एक्स्ट्रा हम लोगों ने जो है बिजनेस से गायब कर दिया। तो ऐसे होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो अब आगे बात करें तो फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट इजीली बी डिटेक्टेड, सामान का जो मिस अप्रोप्रिएशन है आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकता है। When the auditor can detect the misappropriation of cash by making a close scrutiny of cash, cash book, salesman's reports, counterfoils of the reports book, credit notes, and the vouchers, he has to depend to the considerable extent on the system in the internal check operation regard to the sales and purchases। कहता है सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक है ना, इन सब को मिला जुला कर करके जांच किया जाए तब जाकर ये पकड़ा जाता है। तो ये था आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मैनिपुलेशन एंड गुड्स। अब हम लोग बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मैनिपुलेशन क्या है देखिए, द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विदाउट corresponding defalcation is not a common as the misappropriation of cash and goods। कहता है कि जो डिफॉल्टिफिकेशन है, जो कमियां हैं, जो गबन, जो धोखाधड़ी मिस अप्रोप्रिएशन कैश ऑफ गुड्स में जैसा किया जा सकता है वैसा यहाँ नहीं होता है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में दूसरे तरह के, अलग तरह की से धोखाधड़ी किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस कैन बी फॉल्सिफाइड बाय द मेकिंग false entries in respect of the fictitious sales or the purchases not necessarily resulting in the same type of the misappropriation। कहता है कि अगर हम लोगों ने 10,000 का सामान अगर सेल किया है तो सेल दिखा देंगे कि हम लोगों ने 50,000 का सामान सेल कर दिया है, या सेल हम लोगों ने कम किया है, सेल हम लोग कम दिखा देंगे एक्चुअल सेल से। तो इससे क्या होगा, सेल्स अगर कम अगर हम लोग शो करेंगे तो हमारा इनकम कम शो करेगा, तो हम लोग को तो कम प्रॉफिट दिखेगा, तो हम लोग को टैक्स कम देना पड़ेगा। वैसे ही परचेजिंग को हम लोग परचेजेस को अगर हम लोग बढ़ा कर दिखा देंगे, एक्सपेंसेस को अगर हम लोग बढ़ा करके दिखा देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। इनकम को अगर हम लोग कम दिखा देंगे, इनकम को अगर हम लोग कम शो कर देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हम लोग को टैक्स कम देना पड़ेगा। या ऐसा भी है कि अगर आपके बिजनेस में अगर इनकम को ज़्यादा दिखाने से अगर किसी तरह का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो लोग क्या करेंगे, इनकम को ज़्यादा दिखा देंगे। अगर इनकम को कम दिखाने से बेनिफिट मिलता है तो इनकम को कम शो कर देंगे। एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो करने से प्रॉफिट दिखता है तो वो कर देंगे। एक्सपेंसेस को कम शो करने से अगर बेनिफिशियल है अगर आपके बिजनेस के लिए तो वैसा कर देंगे। इन सारे तरह के जो गड़बड़ी को, बदमाशियों को हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। यही सारे के सारे जो है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है, ये सब फ्रॉडुलेंट चलता रहता है। आइए और भी हैं बहुत सारी चीज़ें। कहता है शोइंग मोर प्रॉफिट्स, ये जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया मैंने वही है, शोइंग मोर प्रॉफिट्स देन द एक्चुअल वंस एज सो। कहता है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा शो कर दिया जाता है। क्यों शो कर दिया जाता है, इतने सारे कारण हैं, है ना, ताकि शेयर होल्डर्स क्या करें, ताकि पब्लिक क्या करे, हमारे कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, बैलेंस शीट में एसेट्स को ज़्यादा शो कर देते हैं, लोगों को लगे कि हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है हमारी, हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, हमारे एसेट्स का वैल्यूएशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल है, गलत शो करेंगे ताकि वो हमारे कंपनी का शेयर खरीदे, पैसा लगाए, इसलिए। शोइंग लेस प्रॉफिट, अरे यार, कहता है कि शोइंग लेस प्रॉफिट देन द एक्चुअल, जो प्रॉफिट एक्चुअली हुआ है उससे कम प्रॉफिट शो करना। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स कम देना पड़े, और ये सारे कारण हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर डिटेल हैं, देखिए। कहता है कि द फॉलोइंग आर द सम डिवाइसेस टू फॉल्सिफाई द अकाउंट्स को प्रोवाइडिंग द लेस और मोर नोट द प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन वेरियस एसेट्स। बहुत सारे एसेट्स पर डेप्रिसिएशन हम लोग कम चार्ज कर देते हैं, ज़्यादा चार्ज कर देते हैं,
स्टॉक का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं, कम या ज़्यादा शो कर देते हैं। इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द प्रॉफिट्स एंड एंटरिंग द नॉन एग्जिस्टेड आइटम्स, कुछ ऐसे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ नहीं हैं उनको शो करके हम लोग अपने बिजनेस का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट को अच्छा या बुरा दिखा सकते हैं जानबूझकर, जिससे हम लोग को प्रॉफिट। यूटिलाइजिंग द सीक्रेट रिजर्व वगैरह ये बहुत कुछ है ना, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एरर्स ऑफ फ्रॉड का डिटेल है, इतना सारा कुछ आपको नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, आप पढ़ सकते हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। चलो फटाफट से आप इस तीसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर का सबसे पहले हम लोगों ने क्वालिटीज़ यानी क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर किया है। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट यानी ऑडिटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों किया है, तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा है एरर्स में 4 एरर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर फ्रॉड पर भी हम लोगों ने चर्चा डिटेल में कर लिया है, बहुत ज़्यादा ही डिटेल मैंने यहाँ कर दिया है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का वीडियो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, धीरे धीरे इस चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।